प्रिय उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है सम्यक दृष्टि के साथ जीवन जीना। अपने दैनिक जीवन में सम्यक दृष्टि को अप्लाई करना। जब बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तो जब बुद्ध ने दुख की चर्चा की तो क्या बुद्ध से पहले कभी किसी ने दुख पर चर्चा नहीं की? क्या बुद्ध से पहले लोग कभी दुखी नहीं हुए? तो क्या लोगों ने कभी दुखी होकर आपस में चर्चाएं नहीं की? ऐसा नहीं है। लोग दुखी भी होते थे, दुख पे चर्चा भी करते थे, और चर्चा एक साधारण लोगों द्वारा और एक चर्चा गंभीर लोगों द्वारा, विद्वान लोगों द्वारा भी की जाती थी। मगर किसी ने यह नहीं जाना कि दुख की उत्पत्ति कहाँ होती है और दुख का निरोध कहाँ है। पहली उपलब्धि है दुख की उत्पत्ति का स्थान जानना, और दूसरी उपलब्धि है उस दुख का निरोध बताना। अगर बुद्ध ने दुख की व्याख्या कर दी, दुख की उत्पत्ति का स्थान बता दिया और उसका कारण बता दिया, तो इतने से हमारा कल्याण नहीं हो जाता। बुद्ध को केवल इस बात के लिए महान नहीं कहा जाता, या बुद्ध को इतना विद्वान और महामानव नहीं कहा जाता कि उन्होंने ये बताया कि दुख की उत्पत्ति कहाँ होती है, दुख उत्पत्ति का कारण क्या है, बल्कि उन्होंने उसका समाधान बताया, उसका निरोध बताया। इसीलिए बुद्ध महाकारुणिक, महामानव, बुद्ध तथागत सुगत कहे गए। इसीलिए बुद्ध बुद्ध हैं कि उन्होंने उत्पत्ति का कारण बता करके उसका निरोध बताया, कारण का निरोध बताया कि दुख का निरोध क्या है, और वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहली बात है सम्यक दृष्टि, और दूसरा है सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाणी, और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका के बाद है सम्यक अभ्यास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। लेकिन आज हम केवल जानेंगे सम्यक दृष्टि के बारे में। जो पहली बात है सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? साधारण शब्दों में, सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्पर, राइट पॉइंट ऑफ व्यू माने सम्यक दृष्टि। वही वैज्ञानिक दृष्टि जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जिक्र हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में कही जा रही है। 42वें संशोधन में, 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है कि देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी रहेगी कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे और समग्र विकास में भरोसा करे, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आज हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में हम साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक टेम्पर माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अप्लाई करें तो उसका तरीका क्या रहता है। अगर कोई चिल्लाए कि जी मैं बाबा साहब को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ, मैं बुद्ध विहार जाता हूँ और मैं भिक्षु को भोजन दान भी देता हूँ, यह सब काम करने से दो बातें होंगी। सबसे पहली और सस्ते वाली बात है कि आप चौपाल में इसकी सेकी भगार सकते हैं। चार लोग बैठे हों, समाज सेवक, तो उनके बीच में आप अपनी शेखी भगार सकते हैं, अपनी चर्चा को बुलंद कर सकते हैं। ये थोड़ी देर का मिठास है, इससे ज़मीन पर कोई लाभ नहीं होने वाला। हो सकता है पल भर के लिए आपसे कोई प्रेरित भी हो जाए, मगर फिर भी उतना लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हल्का सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से आप जीवन में कुछ काम बेहतर कर पाओगे, पॉजिटिवली कर पाओगे। बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो
अगर सम्यक दृष्टि का सही में लाभ लेना है तो उसे जीवन में लागू करना पड़ेगा, जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक हम उसे जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम जीवन में कैसे देखें कि सबसे पहले तो चीज़ों को गौर से देखें, होश में सजग चित्त के साथ चीज़ों को देखें, और जितने एंगल से, जितने कोणों से हम देख सकते हैं उतने कोणों से, माने एंगल्स से हम देखें, है ना। किस एंगल से कौन सी चीज़ कैसे दिखाई देती है ये हम देखें। इससे कहते हैं ऑब्जर्विंग विथ कॉन्शियस माइंड, ऑब्जर्विंग विथ कॉन्शियस माइंड। फिर है लॉजिक, माने तर्क लगाना, और फिर है एविडेंस कलेक्ट करना। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस घटना को हम देख रहे हैं, जिस स्वभाव को हम देख रहे हैं, उस स्वभाव को, घटना को, वस्तु को जानने के लिए, उसके सारे पक्षों को गौर से देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? एविडेंसेस। तो वी हैव टू कलेक्ट द एविडेंस, वी शुड कलेक्ट द एविडेंस अबाउट दैट पर्टिकुलर नेचर, स्पॉन्टेनिटी एंड सब्सटेंस। और उसके बाद है स्टेइंग विथ न्यूट्रल माइंड, स्टेइंग विथ न्यूट्रल माइंड। आपको तटस्थ रहना है। ये सब करते हुए आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, माने आपने भावनात्मक होकर के उन चीज़ों को नहीं देखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। सेंसिबिलिटी, आपकी जो भावनाएं हैं अगर वो उनके साथ लगती हैं तो उसकी जो वस्तु परखता है वो डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऑब्जेक्टिविटी, आपको बिल्कुल सम्यक रहने के लिए ज़रूरी है कि आप तटस्थ रहें, भावनात्मक होकर चीज़ों को नहीं देखें। अब एक दूसरा पड़ाव आता है, फिर आप करते हैं टेस्ट। टेस्ट किसका? दी गई वस्तु का, एविडेंस का, लॉजिक का और कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन भी तो करोगे। पहले में एक चीज़ छूट गई, वो है कैलकुलेशन। ऑब्जर्विंग विथ कॉन्शियस माइंड, लॉजिक, एविडेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ डेटा। फिर है स्टेइंग विथ न्यूट्रल माइंड। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑफ राइट पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा पड़ाव आता है टेस्ट, ट्रायल और क्वेश्चन और एक्सपीरियंस, माने परीक्षण, प्रश्न और अनुभव। अनुभव सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन क्वेश्चन एंड टेस्ट ट्रायल। हालांकि टेस्ट भी सूक्ष्म या लघु परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है। उसके बाद बात आती है टॉप मोस्ट सिलेक्शन, सबसे अच्छा सिलेक्शन करना, बेहतर चुनाव करना। और बेहतर चुनाव करने के लिए आपको सम्यक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, और सम्यक दृष्टि में आपको न्यूट्रल रहना है, तटस्थ रहना है, साक्षी भाव से रहना है। बिना साक्षी भाव के आप चीज़ों को सही से नहीं देख पाओगे। साक्षी भाव माने तटस्थ भाव, तटस्थ भाव माने दृष्टा भाव, दृष्टा भाव माने न्यूट्रल, विथ न्यूट्रल माइंड, स्टेइंग विथ न्यूट्रल माइंड। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे दैनिक जीवन में। फिर हमें यह देखना है कि हम पता कैसे करें कि यह व्यक्ति सम्यक दृष्टि के साथ जीता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है या नहीं है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वन हु हैज़ अ राइट पॉइंट ऑफ व्यू इन डे टू डे लाइफ। तो हमें पता चलेगा कि वह व्यक्ति तर्क करता है, प्रमाण देखकर भरोसा करता है, प्रश्न करता है और टेस्ट ट्रायल करता है, डाउट भी करता है, संदेह। नाउ दिस टर्म इज़ न्यू। इस बार ये शब्द पहली बार आया है, नया है।
डाउट की क्या जरूरत है, संदेह की क्या जरूरत है। सहज बुद्धि वाले लोग संदेह को मस्तिष्क की कमजोरी मानते हैं। संदेह करना, शक करना वो असभ्य भी मानते हैं एक सूक्ष्म सीमा तक। और संदेह करना वो कमज़ोर दिमाग का लक्षण मानते हैं कि बार बार जो संदेह करता है इसका मतलब वो मस्तिष्क जो कमज़ोर है, इसीलिए बार बार संदेह करता है, डाउट करता है। मगर विद्वान जानते हैं संदेह करना, शक करना कमज़ोर मस्तिष्क का लक्षण नहीं है, बल्कि सम्यक दृष्टि वाले चित्त का लक्षण है ये। क्योंकि संदेह से ही साइंस की उत्पत्ति होती है, संदेह से ही विज्ञान उत्पन्न होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जब तक बात समझ में आए नहीं, जब तक हम किसी चीज़ को देख ही नहीं पाएँ तो संदेह तो आएगा, शक तो होगा, फिर हम प्रश्न करेंगे, फिर हम और जानकारी जुटाएंगे, तब उस विषय विशेष के बारे में हम गहराई तक जा पाएंगे। तो इसीलिए शक करना, संदेह करना चित्त के बेहतरपन का लक्षण है, अधूरेपन का नहीं। शक करना, संदेह करना चित्त के बेहतरपन का लक्षण है, अधूरेपन का नहीं। संदेह से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, संदेह से खोज शुरू होती है। संदेह प्रश्न को जन्म देता है और प्रश्न खोज के लिए तैयार होता है। और वो व्यक्ति जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जीता है या नहीं जीता है, हमें पता चलता है उसकी प्राथमिकताओं से कि वो जीवन में किन चीज़ों को प्राथमिकता देता है। क्या अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताएं पहचानता है? यदि पहचानता है और उसकी प्राथमिकता आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी हो। नंबर 2, अपने कल्याण के साथ साथ वो सर्व समाज के कल्याण के लिए भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि अपने जीवन में लागू करता है। जीवन में परिस्थितियों को वो सम्यक दृष्टि से देखता है। असल में देखने की बेहतर दृष्टि, निर्मल दृष्टि को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। अधिकतम सामर्थ्य देखने का जो है, सही सही देखने का जो सामर्थ्य है, वही सम्यक दृष्टि है, वही राइट पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब आदमी बड़ी उलझन भरी परिस्थितियों के सामने होता है, तब सम्यक दृष्टि को वो अप्लाई करता है, तो उन परिस्थितियों से उभरने में वो सफल हो जाता है और सही निर्णय बना लेता है। और उसके बाद आता है उसकी नैतिकताएं भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी नैतिकताएं और जीवन के आदर्श नहीं देखेंगे तो वो हमारे लिए और समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, कल्याणकारी नहीं हो सकता, अच्छा मित्र नहीं हो सकता, वो समाज में एक अच्छी भूमिका नहीं निभा सकता। तो उसकी नैतिकताएं देखेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि वाला हो, बड़ाई बुद्धि विवेक से काम करता हो, भाग्य भरोसे नहीं जीता हो, अगले जन्म के भरोसे और पिछले जन्म के भरोसे नहीं जीता हो, डोरे ताबीज़ नहीं पहनता हो। लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह व्यक्ति समाज और परिवार के लिए या आपके मित्र के रूप में अच्छा हो। वो खतरनाक भी हो सकता है। मैंने अब तक जो बात कही वो केवल सम्यक दृष्टि की कही है, नैतिकता की और जीवन के आदर्शों की नहीं कही है। तो बुद्ध कहते हैं यह सब खतरनाक भी हो सकता है और कल्याणकारी भी हो सकता है। प्रज्ञा दो धारी तलवार है, बुद्धि दो धारी तलवार है। अगर वो कल्याण में चलती है तो महामानव कहलाता है व्यक्ति, अगर वो विध्वंस की ओर चलती है, नाश की ओर चलती है, तो फिर आप कोई भी उदाहरण उठा सकते हो, चाहे फिर हिटलर कहिए या अंगुलीमाल की तरह, जैसे अंगुलीमाल पहले थे प्राण लेने वाले लोगों के, वैसे कहिए।
आप इतिहास में से कोई भी उदाहरण उठा सकते हैं, वो बहुत ही पीड़ा देने वाला हो सकता है। तो फिर ये प्रज्ञा, ये बुद्धि, ये सम्यक दृष्टि विश्व के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी कैसे हो? ये कल्याणकारी तब होती है जब व्यक्ति को, जब वो बचपन में, किशोरावस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है, तब उसे बेहतर प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। तब उसका साहित्य जीवन मूल्यों से भरा होना चाहिए, जीवन के आदर्शों से परिपूर्ण होना चाहिए और बड़े बुजुर्गों द्वारा लगातार प्रेरणा होनी चाहिए। उसका साहित्य दरिद्र न हो, उसके साहित्य में फूहड़ताएँ और स्वार्थपन की बातें न हो, कल्याण की बातें हों, भाईचारे की बातें हों, अपनी जात बिरादरी से ऊपर उठकर सोचने वाला हो। और जब जब वो नैतिकता दिखाए तब तब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, तब तब उसे शाबाशी का पुरस्कार मिलना चाहिए। बिना शाबाशी के पुरस्कार के नैतिकताएं नहीं बढ़ सकती। हम कभी भी उम्मीद न करें कि बिना तारीफ के, बिना प्रशंसा के, बिना शाबाशी के पुरस्कार के नैतिकताएं समाज में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि जीवन मूल्य बढ़ें, नैतिकताएं बढ़ें, अनुशासन बढ़े, तो ये ज़रूरी है कि हम उत्साहित करें, उत्साह बढ़ाएं उनका जो नैतिक मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं, जी रहे हैं। तो जब नैतिकता होगी, अनुशासन होगा, मानव मूल्य होंगे, आदर्श होंगे, कल्याण की भावना होगी, तब जाकर के यह सम्यक दृष्टि, यह बुद्धि कल्याणकारी सिद्ध होगी। तो केवल सम्यक दृष्टि किसी काम की नहीं है जब तक जीवन के आदर्श, मूल्य और अनुशासन उसके साथ नहीं चिपक जाते, साथ नहीं जुड़ जाते। दोनों को मिलाकर के जो बनकर तैयार होता है वही बुद्ध है। दोनों में से कोई एक बात बुद्ध नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका चौकीदार है और वो बड़ा ही समर्पित भाव रखने वाला है, ईमानदार है आपके प्रति, लेकिन सम्यक दृष्टि वाला नहीं है, वो सजग नहीं रहता है, बुद्धिमान नहीं है, तो उस चौकीदार को कोई भी पागल बना करके आपके घर में घुसेगा और आपका धन चोरी करके ले जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। वो जो व्यक्ति बाहर चौकीदार के रूप में खड़ा है, वो आपके प्रति वफादार है, ईमानदार है, लेकिन उसमें होश नहीं है, बुद्धि नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है, प्रश्न करने की अधिकतम क्षमता नहीं है, एनक्वायरी करने की अधिकतम क्षमता नहीं है, इसीलिए वो चौकीदार आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। अब एक दूसरा चौकीदार जो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बुद्धिमान है, बाल की खाल निकालने वाला है, बड़ा सजग रहता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको कोई पागल बना करके आपके घर में घुसाए, लेकिन नैतिकता उसके आचरण का हिस्सा नहीं है, जीवन के आदर्श और ईमानदारी उसके आचरण का हिस्सा नहीं है। वो चौकीदार भी खतरनाक है। फिर कोई बाहर से आए क्यों, वो खुद ही चोरी करवा देगा, खुद चोरी कर लेगा, खुद आपको नुकसान पहुंचा देगा। यह चौकीदार भी खतरनाक है, ऐसा चौकीदार भी कोई काम का नहीं। आपको दोनों चौकीदारों से ही नुकसान होना है, वो दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। तो फिर बेहतर क्या है, पहला चौकीदार और दूसरा चौकीदार दोनों मिल जाएं, उन दोनों के गुणों के मिलने से जो तैयार होगा तीसरा चौकीदार, माने मध्यम मार्ग, मध्यम अवस्था वाला, वह चौकीदार ठीक है। जो होश में रहता हो, इंटेलिजेंट हो, माने सजग बुद्धि वाला हो और अधिकतम प्रश्न करने वाला, इंक्वायरी करने वाला हो, विथ न्यूट्रल माइंड, विथ कॉन्शियस माइंड, अलर्ट एट एवरी मोमेंट, तो वो चौकीदार हमारे लिए लाभदायक है, जिसमें बुद्धि, सम्यक दृष्टि भी हो और जीवन के आदर्श भी हों, नैतिकता, अनुशासन भी हो। और तो यह मध्यम मार्ग है। दो अतियों के बीच में जो है वही मध्यम मार्ग है।
और उसी मध्यम मार्ग में पहली बात है सम्यक दृष्टि, और वो सम्यक दृष्टि हमें अपने जीवन में कैसे अप्लाई करनी है, यह चर्चा हो रही है दो चरम सीमाओं के बीच में। और इसके लिए जरूरी है कि हम मध्यम मार्ग की सीमाओं को समझें कि मध्यम मार्ग बनता कैसे है। तो दो चरम सीमाओं के बीच में एक होता है सेल्फ इंटेलिजेंस, ये एक चरम सीमा है। सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आसक्ति चीज़ों के अंदर, काया को सुख देने की, मन की इच्छाएं पूरे करने की, अंधाधुन पूरी करने की जो इच्छा रहती है, हम विलासिता की सनक लेके जीते हैं, ये है सेल्फ इंटेलिजेंस। और दूसरी सीमा है सेल्फ मॉडिफिकेशन। सेल्फ मॉडिफिकेशन का अर्थ है कि बिल्कुल त्याग कर देना, असेटिक लाइफ से भी आगे चले जाना, शरीर को यातना देना, कष्ट देना। तो जो मैसोकिस्ट होते हैं, मनोविज्ञान में पढ़िएगा कभी, मैसोकिस्ट जो होते हैं वो खुद को यातनाएं देते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। तो ये अति है, काया को, तन को इस प्रकार यातना देना माने सेल्फ मॉडिफिकेशन। और दूसरी सीमा है सेल्फ इंटेलिजेंस, माने विलासिता का आदी हो जाना, अंधाधुन आदि हो जाना। ये दोनों चरम सीमाएं हैं, उन दोनों के बीच में है मध्यम मार्ग जो है सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट माने आत्म संयम। आत्म संयम मध्यम मार्ग है। और दो है अतियाँ, दो अतियों के बीच में जो है मध्यम मार्ग। पहली अति है सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ इंटेलिजेंस। और दूसरा है सेल्फ मॉडिफिकेशन, और उनके बीच में है सेल्फ रिस्ट्रेंट। माने एक जो गृहस्थ है वो किसकी ओर बढ़ता है ज़्यादा, सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ इंडल्जेंस की ओर बढ़ता है गृहस्थ, और ज़्यादा विलासिता में खो जाता है। और दूसरी तरफ कोई संन्यास लेकर के किसी की ये सनक चढ़ सकती है और वो सेल्फ मॉडिफिकेशन की ओर जा सकता है। मगर जिसके पास सम्यक दृष्टि है वो किसे अपनाता है, किसकी प्रैक्टिस करता है, वो करता है सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट माने आत्म संयम की। तो अब एक दूसरा ढंग और है, कैसे देखोगे मध्यम मार्ग को। एक तो है अमोक एक्शन, माने अंधाधुन गतिविधि करना बहुत बुरी तरह से, और दूसरा है इनएक्टिविटी, कुछ न करना। ये दोनों ही चरम सीमाएं हैं। एक है अमोक एक्टिविटी या फिर अमोक एक्टिविटी कह लीजिए अंग्रेजी में आप, माने अंधाधुन गतिविधि करना, एक जुनून चढ़ जाना करने का बहुत बुरी तरह से। और दूसरी चरम सीमा है इनएक्टिविटी, कुछ मत करना, कुछ भी न करना। एक बहुत ज़्यादा करना, एक कुछ भी न करना। ये दोनों चरम सीमाएं हैं। इन दोनों के ठीक मध्य में क्या है, राइट एक्शन, राइट एक्टिविटी, ठीक तरह से काम करना, होश में काम करना, उसके परम उद्देश्य को जानकर काम करना। और मॉक एक्टिविटी में वी डोंट नो अबाउट एम, गोल, अल्टीमेट गोल। जब हम उसके आधारभूत उद्देश्य के बारे में नहीं जानते और काम को अंधाधुंध तरीके से करते हैं तो यह एक अति है, चरम सीमा है। और दूसरी अति है कुछ भी न करना, बिल्कुल इनएक्शन, इनएक्टिविटी, पैसिव, एकदम जड़ हो जाना। ये दोनों अति है, दोनों में लाभ नहीं है, दोनों ही अतियों में लाभ नहीं है। लाभ किस में है, सुख किस में है, राइट एक्शन, सही काम करना, न कि अतियों में विचरण करना। तो इस प्रकार हम मध्यम मार्ग को समझ सकते हैं। पहली ऊपर वाली सीमा है सेल्फ इंडल्जेंस और नीचे वाली सीमा है सेल्फ मॉडिफिकेशन और बीच का मार्ग है सेल्फ रिस्ट्रेंट। दूसरा तरीका, एक है अमोक एक्शन और दूसरा है इनएक्शन और बीच में क्या है, राइट एक्शन।
अमोक एक्शन, इन एक्शन, और बीच में है राइट एक्शन। सेल्फ इंटेलिजेंस और दूसरा है सेल्फ मोटिफिकेशन। सेल्फ इंडल्जेंस माने ग्रस्त, सेल्फ इंडल्जेंस और सेल्फ मोटिफिकेशन, और बीच में आता है सेल्फ रिस्ट्रेंट। तो ये है मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग का अभ्यास करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि लगा करके किसी के साथ अन्याय कर देता है, अपनी बुद्धि विवेक से सूचनाओं को गलत ढंग से पेश करता है, बातों को घुमाता है और वो गलत को सही और सही को गलत कर देता है, तो कभी भी हमें खुश नहीं होना चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। यहाँ बड़े होश में सुनने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति गलत को सही और सही को गलत करता हो, उदाहरण के लिए वकीलों का ये काम होता है कि अदालत के अंदर जज के सामने वो तथ्यों को इस ढंग से पेश करते हैं कि सही को गलत और गलत को सही कर देते हैं। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और इनकी संख्या भारी होती है, बस इतना ही। तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए वो ऐसा करता है, गलत को सही और सही को गलत, उसे भी फिक्र करना चाहिए कि एक बार तो आप जीत गए हो, कोई ज़्यादा पैसे देने वाला मिल गया तो ये जो अभी अभी इसने आपके लिए किया है, ठीक यही काम ये आपके खिलाफ भी करेगा, तो फिक्र करो कि ये गलत है। इसीलिए गलत को सही और सही को गलत करने वाले को शाबाशी नहीं देनी चाहिए, प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। भले ही वो आपका मित्र है, असल में वो आपका मित्र नहीं है, वो आपके साथ आपसे होने वाले लाभ के आधार पे जुड़ा हुआ है, लाभ के कारण जुड़ा हुआ है। जब उसका हित पूरा हो जाएगा तो वो आपको भी उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से वो दूसरों को देखता है। धनार्जन करने का साधन आपको मानेगा, धनार्जन करने का, धन अर्जन करने का मौका देखेगा आपके इर्द गिर्द या आप पर भी मौका देखेगा वो कि इससे पैसे कैसे कमाए जाएं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि ये वो वकील ही हों, एडवोकेट ही हों, दूसरे लोग भी होते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि का मतलब ये कतई नहीं है कि केवल चीज़ों को ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखना, सब्जेक्टिविटी के साथ नहीं देखना। सम्यक दृष्टि का अर्थ व्यापक ये बनता है कि आप जीवन के आदर्शों के साथ सम्यक दृष्टि के साथ जिएं। अब बात आती है तीसरी, अगर हम सम्यक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अप्लाई नहीं करेंगे चीज़ों के साथ तो होगा क्या। मैंने जिन जीवन के आदर्शों की बात की है, करुणा, मैत्री, अहिंसा, समता, भाईचारा, दया, ये सारी जो नैतिकताएं हैं, जीवन मूल्य जो हैं, इनका जो बाग है, खेत है, उसमें खरपतवार पैदा हो जाएगी। कब? जब हम सम्यक दृष्टिकोण अप्लाई नहीं करेंगे, इस खेत में खरपतवार हो जाएगी, पूर्वाग्र की खरपतवार बड़ी हो जाएगी और फसल कहीं नीचे दब जाएगी। धार्मिक कट्टरता की फसल पैदा हो जाएगी, खरपतवार पैदा हो जाएगी, और खरपतवार इस कदर बढ़ेगी, इस कदर बड़ी होकर जीवन के आदर्शों की जो फसल है उसके बराबर आ जाएगी कि खरपतवार भी फसल होने का वहम पैदा करेगी और हम उसे फसल मान बैठेंगे, उसकी रखवाली करने लगेंगे, उसकी कटाई करने लगेंगे और जाने अनजाने में जीवन के आदर्शों को खरपतवार समझ लेंगे। कब? जब सम्यक दृष्टि रूपी पेस्टिसाइड नहीं करेंगे, सम्यक दृष्टि रूपी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन के आदर्शों की खेती में खरपतवार पनपेगी, खरपतवार बड़ी बड़ी होगी और ये बड़ी हुई खरपतवार फसल होने का वहम करेगी। और बिना सम्यक दृष्टि की आँख वाला किसान
उस खरपतवार में और उस फसल में अंतर नहीं कर पाएगा और वो खरपतवार को बचा करके फसल को बर्बाद कर देगा। और यही हो रहा है, पिछले कुछ सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। इसीलिए भारतीय संविधान में भी ये कहा गया है कि हमें एक अच्छे नागरिक के तौर पे सम्यक दृष्टि अपनानी चाहिए, माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हम समग्र विकास को नहीं कर सकते। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये चर्चा करते हैं कि हमें किस प्रकार से साइंटिफिक टेम्पर के साथ जीना चाहिए और बिना साइंटिफिक टेम्पर के हम इस देश का समग्र विकास नहीं कर सकते। क्योंकि स्वतंत्र भारत का यदि हम समग्र विकास करना चाहते हैं, हम देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें साइंटिफिक टेम्पर के साथ जीना चाहिए। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन जो किया गया उसमें यही बात जोड़ी गई कि भाई सम्यक दृष्टि माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है। बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आप अपने आप को बेहतर नागरिक मानते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सम्यक दृष्टि को अपनाएं अपने जीवन में। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। थैंक यू।